पूजा यादव। 4 के बाद में सबसे पहले आज बात होगी दिल्ली में दरिंदगी की, एक लड़की की दर्दनाक मौत की पूरी खबर बताऊंगी विस्तार से, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी सुरभि तिवारी। और 4 के बार में दूसरी खबर भी जान लीजिए। दरअसल दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगी नोटबंदी से जुड़ी हुई, नोटबंदी पर सुप्रीम फैसले की खबर है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अगली खबर बताएंगे मेरे सहयोगी महिमा सिंह कंवर। तो देखिए, आपको मैं बताऊंगी तुनिशिया सुसाइड केस में आरोपी शीजान के परिवार वालों की मीडिया से बातचीत की खबर पूरी विस्तार से, लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी अमृता। नमस्कार, मैं हूं अमृता गर्ग और आपको दिखाऊंगी खबर घाटी में आतंकी हमले की, पूरी खबर आपको बताऊंगी विस्तार से, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं पहली खबर का, जो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा यादव। और इस बीच बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से दरिंदगी की बेहद खौफनाक तस्वीर दिखी, वो भी नए साल की दरमियानी रात। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को एक युवती की दर्दनाक मौत। पुलिस को आरोपी की रिमांड मिली, पुलिस को आरोपी की रिमांड मिल चुकी है, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है, जांच के लिए मेडिकल बोर्ड भी बना रहे हैं। जो पुलिस कटघरे में थी वो पुलिस अब कह रही है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे जांच चलेगी, हर तरीके से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। यह बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि आरोपियों की रिमांड मिल चुकी है और अब रिमांड में इनसे पूछताछ होगी। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में। 5 आरोपी की गिरफ्तारी जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं और उसी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच प्रक्रिया जारी होगी। गिरफ्तार किया है, इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंस के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे, सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर, 5 आरोपी पकड़े गए, इनसे पूछताछ में क्या बताया उन्होंने सीक्वेंस? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। धाराएं कौन-कौन सी और आरोपी का नाम क्या-क्या था? धाराएं हैं वो 279, 304A, 304, 120B। अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। जो अभी तक एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 एक्यूज्ड हैं, वो दीपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और 5वां मिथुन। 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें 5 को अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। सर, इन्होंने क्या बताया, ये पांचों आरोपी कहां से आ रहे थे? क्या मूर्थल से आ रहे थे? और लड़की कहां से आ रही थी? कहां काम कर रही थी? कहां ड्राइव किया गया सर, ये भी बता दीजिए। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन अभी जारी होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना
बाकी सर ये जो गाड़ी को घसीट के ले जाया गया, उस गाड़ी के जरिए स्कूटी को बताया जा रहा है 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, और बाकी अगर जीपीएस लोकेशन अगर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल का एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। उपराज्यपाल की तरफ से ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। कांजावाला में मामले पर उपराज्यपाल ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। और ये उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके की तस्वीर हर किसी ने देखी कि कैसे एक गाड़ी के नीचे युवती का शव लंबे समय तक के लिए उसमें फंसा रहा और वो युवती घसीटती जा रही थी, और इसमें घसीटता ये बताया गया कि 13 किलोमीटर तक उस युवती को घसीटा गया। इसी को लेकर उपराज्यपाल ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि मेरा सिर शर्म से झुक गया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल का ट्वीट, और देखिए ट्वीट उनकी तरफ से किया गया कि मेरा सिर शर्म से झुक गया। पलक हमारी सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगी। पलक, सुबह से लगातार आप वहीं पर बनी हुई है, अभी की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें, क्योंकि प्रदर्शन परिवार वालों की तरफ से किया गया था, काफी हंगामा भी वहां पर देखने को मिला था। बिल्कुल महिमा, सुबह से मैं मौजूद थी सुल्तानपुर थाना इलाके में, थाने के सामने में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त अब मैं मौजूद हूं जहां से युवती का शव बरामद किया गया था। देखिए मेरे पीछे ये 2 सर्किल आप देख पा रही होंगी, यहां पर 2 सर्किल बने हुए, नंबर 1 नंबर 2, ये वही सर्किल है जहां से युवती का शव पुलिस ने बरामद किया था, और इसके बाद यहां से पुलिस शव उठाकर ले गई और उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू की। लेकिन देखिए महिमा, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मैं देखिए सुबह से थाने के बाहर मौजूद थी, वहां पर लोगों का आक्रोश देखा, पुलिस को देखा, सब कुछ देखा। वहां से लेकर जब मैं यहां तक पहुंची हूं, मुझे रास्ते में एक भी चेक पोस्ट नजर नहीं आया, कोई पुलिस वाले मुझे नजर नहीं आए। लेकिन देखिए बार बार यही बात की जा रही थी कि दिल्ली पुलिस ने तैयारी न्यू ईयर को देखते हुए पुख्ता कर ली है। अब चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है या चेक पोस्ट है, तमाम सारी बातें सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर। लेकिन वहां से मैं यहां तक आई हूं, मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, ना कोई चेक पोस्ट मुझे नजर आया है। क्योंकि देखिए 10 से 12 किलोमीटर जब युवती वो घसटती रही है, तो आप समझ सकती है, सोचकर भी बिल्कुल। देखिए पलक, गलती तो हुई है और खामियाजा एक जान ने भुगता है। अब रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां इस पूरे मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। वही है कंजावला कांड पर अब गौतम गंभीर का बयान सामने आया है। वारदात को गंभीर ने हत्या बताया है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले परिजनों की तरफ से भी इस तरह की मांग की जा रही थी, और अब गौतम गंभीर की तरफ से किया गया ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही बता रहे हैं ये बड़ी खबर, जहां गौतम गंभीर का कहना है कि ये हत्या है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दोषी करार कर दिया है उन्होंने, तो दोषियों को सख्त सजा होनी चाहिए। गौतम गंभीर का ये ट्वीट सामने आया है। और इसी पर हमारे सहयोगी आनंद भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आनंद, लगातार हम देख रहे हैं सुबह से आप लगातार परिवार के साथ ही हैं। परिवार ने आज रोष प्रदर्शन भी किया, सड़क भी जाम किया, थाने के बाहर भी हमने देखा किस तरह के हालात थे। लेकिन अब लगातार परिवार को बल मिलता हुआ, परिवार की मांग को बल मिलता हुआ, जहां गौतम गंभीर ने भी कह दिया है कि ये कत्ल है और दोषियों को सजा होनी चाहिए। फिलहाल परिवार की स्थिति में जी मैं बता दूं, परिवार लगातार इसका विरोध कर रहा था कि जैसे कि पुलिस की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी पे लगातार एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। दरअसल मैं इस वक्त आप देख सकते हो सड़क पर हूँ, यही वो सड़क है जिस पे वो गाड़ी बलेनो लगातार कई चक्कर तक मारती रही। और आप इसमें तमाम चीज़ें देखेंगे तो एक पुलिस के नाम पे जो सुरक्षा का वादा दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने किया था, उस वादे की धज्जियां उड़ाते लगातार एक भी पुलिस वाला नहीं मिला। और अगर बात करें सड़क की, तो सड़क का आलम कुछ इस कदर था, जिसके बाद हम खुद ही अपने आप से देख सकते हैं कि सड़क बिल्कुल लगातार बेकार थी। उसके साथ आइए हम बात करेंगे चश्मदीद से, हमारे साथ वो दीपक हैं। दीपक हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने सबसे पहले पुलिस को कॉल की थी। ये एक मिनट बात करने की कोशिश करेंगे। दीपक एक मिनट, दीपक क्या हुआ था, मुझे बताएं। सब सुबह आपको रिपीट तो करा चुके हैं। सुबह जैसे 3:18 मैंने शॉप खोली थी, उस टाइम मैंने महसूस किया था कि गाड़ी से कोई आवाज़ आ रही है, टायर फटने जैसी आवाज़ आ रही थी, और गाड़ी सामने आने के बाद पता चला था उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। तो उसी टाइम मैं एक्टिव हो चुका था, मैंने 3:20 पे 112 नंबर डायल कर दिया था और सूचना दे दी थी। तब मेरे पास 2-3 मिनट के बाद पीसीआर से कॉल भी आ चुकी थी कि क्या बात है भाई, माँ साहब ऐसी ऐसी बात है। मैंने पूरी उनसे वाक़या बता दिया था, माँ कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी है और माँ इसी साइड जा रही है, कुतुबगढ़ साइड ही। वो बोले हाँ ठीक है, हम पंजाब खोट कर रहे हैं, आगे से घेराव कर लेंगे। माँ ठीक है सर हम।
तो जैसे 10 मिनट के बाद जस्ट 3:30 पे गाड़ी रिटर्न होके आ रही है वापस मेरी दुकान के सामने। मैंने दोबारा 3:30 पे देखा, साथ के साथ जिस PCR से मेरे पास कॉल आया था मैंने इसको दोबारा कॉल किया। माँ जनाब गाड़ी तो मेरी दुकान के सामने से दोबारा अब दूसरी साइड जा रही है, मगा कंजावला साइड जा रही है। बोला चलो ठीक है, बोला हम भी आ रहे हैं। माँ ठीक है जनाब। फिर मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, आपको लोकेशन देता रहूँगा। मैंने अपनी स्कूटी उठाई, मैं उसके पीछे लग लिया। जैसे 50-100 मीटर का गैप बना के मैं उसका पीछा कर रहा था लोकेशन देने के लिए। फिर आगे जाके जैसे ये राज सिंह मॉल है कंधावला से पहले जस्ट, तो वहाँ से उसने फिर यूटर्न ले लिया है। उसने यूटर्न लिया तो उसके साथ साथ 50-100 मीटर के गैप पे मैंने भी यूटर्न ले लिया। माँ चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा, क्या कर रहा है, समझ मेरे को नहीं आया था। मैं फिर से प्रशासन को जो लाइन पे थी अपने PCR उसको बताया, माँ साहब इसने फिर से यूटर्न लिया है और अब गाड़ी इस साइड जा रही है। बोला ठीक है हम आगे से ही आ रहे हैं। माँ ठीक है साहब। जैसे अब मेरी दुकान के सामने गाड़ी तीसरी बार आती है तो तब तक मेरी बलेरो गाड़ी लोडिंग वाली, तब तक मेरी गाड़ी भी दुकान पे आ चुकी होती है। तो मैंने अपनी स्कूटी साइड लगा के माँ भाई इसमें अपना भाई दमा साइल इसको बंद कर और गाड़ी का पीछा कर, इसमें डेड बॉडी फंसी हुई है। तो उसके पीछे पीछे हम गाड़ी लेके निकल लिए। तब तक थोड़ा गैप हो चुका था हमारे बीच में। और चलिए आनंद आपके पास वापस लौट रहे चश्मदीद से बात करें तो चश्मदीद ने बताया कि उसकी दुकान के आगे 3 चक्कर लगाती है, तब तक भी पुलिस नहीं पहुंचती। पलक भी लगातार बनी है। पलक बता रही है वहां पर कि वो इस पूरे रास्ते पर आई, वहां कोई सिक्योरिटी चेक नहीं। और एक तरफ जहां पुलिस का ये दावा कि हम चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, वहां वो बेटी 13 किलोमीटर तक घसीटी जाती रही, लेकिन वहां कोई पुलिस नहीं। इतला भी किया गया तो कोई जानकारी खुद से नहीं ली गई। पलक। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर तो यहाँ सवाल उठ ही रहे हैं और लोगों का आक्रोश भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर ही। देखिए जिस तरीके से अभी चश्मदीद से बात भी की हमारे सहयोगी ने, उन्होंने भी यही कहा कि गाड़ी एक जगह पर ही राउंड लगा रही थी। अब आपकी तस्वीर देखिए, यहाँ पर मैं फिलहाल जहाँ खड़ी हूँ वो यू टर्न है एक, और यहाँ पर ही उस युवती का जो है वो शव बुरी हालत में पड़ा हुआ था, शत विशत अवस्था में था। सोचकर ही मन कांप उठता है पूजा, सोचकर ही मन सिहर उठता है जब मैं यहाँ पर ये 2 सर्किल को देख पा रही हूं और उस जब सीन को मैं सोचती हूं तो कहीं ना कहीं मन सिहर उठता है। ना सिर्फ टक्कर मारी बल्कि उसको घसीटा और राउंड वही 3 से 4 राउंड जो है वो गाड़ियां लगाती रही। तो आप सोच सकती हैं कि मतलब किस हद तक वो काम किया जा सकता है। जिस तरीके से देखिए, पहले तो ये जो आरोपी थे वो मान भी नहीं रहे थे कि हाँ इस तरीके की कुछ घटना हुई है या फिर शव नीचे फंसा हुआ है, लेकिन हाँ बाद में आरोपियों ने इस बात को कबूल भी कर लिया है। और इसमें अपडेट एक ये भी है कि देखिए आज पोस्टमार्टम होना है, उसको लेकर प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन जो लोग हैं उनमें आक्रोश बहुत ज्यादा है, जो परिजन है उनमें आक्रोश बहुत ज्यादा है, जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हो चुके थे उनमें आक्रोश बहुत ज्यादा। और उनका सबका बार बार यही कहना है कि आरोपियों को बिना फांसी से कम सजा में हम लोग कोई मानने वाले नहीं है, हम लोग कोई शांत होने वाले नहीं है, क्योंकि आज किसी और की बेटी थी, कल हमारी बेटी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसको लेकर बार बार हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कब बेटियां महफूज होगी, जो दिल्ली वासी हैं वो कब अपनी बेटियों को खुले मन से बाहर भेज सकेंगे। लेकिन देखिए आज तस्वीर यहाँ पर फिलहाल में यहाँ पुलिस पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर तमाम दावे तो कर देती है दिल्ली पुलिस, लेकिन अपने दावों पर खरी क्यों नहीं उतरती। आनंद का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। आनंद, क्योंकि आप चश्मदीद से खुद बातचीत कर रहे थे, आपने परिवार के साथ भी समय व्यतीत किया और आपने परिवार का हाल भी जाना। परिवारजनों का यह कहना था कि जब हमारी बच्ची निकली घर से तो उसके तन पे बहुत कपड़े थे, लेकिन जब उसके शरीर को बरामद किया गया, उसके शव को बरामद किया गया, उस वक्त वो नग्न अवस्था में बरामद की गई और इसे एक हादसा कह करके दिल्ली पुलिस इसे टालना चाह रही है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। सुबह से ही लगातार हम परिजनों से लेकर लोगों से बात कर रहे हैं और कुछ देर पहले ही हमने चश्मदीद दीपक से बात की। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही वो सड़क है जिसमें लगातार 3 बार वो गाड़ी गुजरी और लगातार जो CCTV हम दिखा रहे हैं वो सामने वाले घर में है। सामने वाले घर के कारण ही लोगों को सारी वारदात के बारे में पता चला और उसके साथ साथ जो विजुअल्स सामने आए थे वो सामने लगे CCTV के हैं। दरअसल आप देख सकते हैं सामने ये वो घर है जिसके अंदर वो CCTV लगा था, सामने की तरफ वो CCTV है जिससे तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद लोगों को इस पूरी घटना की निर्मम की तरीके की घटना की लोगों की जानकारी आई। और अब बात करें, आप देखिए ये सामने ही घर था, इस घर से CCTV आया और उसके साथ साथ सामने ही दीपक मिष्ठान भंडार था जिसके सबसे पहले चश्मदीद ओनर दीपक ने खुद पुलिस को कॉल किया और लगातार पुलिस से बता रहे थे कि वो चंद
या कहें 12 किलोमीटर में ही लगातार वो गाड़ी राउंड ले रही है, उसको रोका जाए। लेकिन पुलिस, जो दिल्ली पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही थी, उसके दावे से पूरी तरह से उलट ये घटना बता रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो भी दावे किए थे 16,000 जवानों के, पैरामिलिट्री के 30 फोर्सेस की, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या कहाँ थी, वो डिप्लॉयमेंट क्या पुलिस कमिश्नर के घर पे थी या तमाम अधिकारियों के घर पे लगाई गई थी या वीआईपी सिक्योरिटी में लगी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस जो दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षा देने का दावा करती है, और देखिए सामने एक और सीसीटीवी है जो सामने लगातार निकलने के बाद तब ये दोनों सीसीटीवी सामने आए थे, जहां जिसके बाद लोगों को इस घटना की गंभीरता का अंदाजा लगा था। और ये दोनों ही तस्वीरें उन मुजरिमों का दास्तां बयां कर रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के लगातार सवाल उठ रहे हैं। बस लौटेंगे तो देखिए लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो स्कूटी पर महिला लड़की आपको नजर आ रही है, ये वही लड़की है। तो देखिए लगातार अब घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है। लेकिन एक और फुटेज यहां पर सामने आया है, भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देखिए। फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से महिला, ये लड़की स्कूटी से होते हुए आगे की ओर जा रही है। तो देखिए हादसे वाली जगह की भी फिलहाल टीम जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एफएसएल घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। पलक का रुख करेंगे। पलक, लगातार इस पूरे मामले की जांच जारी है और एफएसएल की टीम फिलहाल घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आखिर महिलाएं, आखिर लड़कियां सुरक्षित कब होंगी, और सवाल यह भी कि इस हत्या को आखिर हादसे का नाम क्यों दिया जा रहा। देखिए महिमा, आपने सही किया कि हत्या को हादसे का नाम क्यों दिया जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, सुबह मेरी उन लोगों से बात हुई, सबका यही कहना है कि पुलिस इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। जल्दबाजी किस बात की है? पहले आराम से पुलिस जांच करे, पड़ताल करे, हर एक बिंदुओं को समझे और उसके बाद फिर निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन पुलिस है कि एकदम निष्कर्ष पर पहुंच रही है और इसको एक महज एक सड़क एक्सीडेंट का नाम देकर छोड़ना चाहती है। तो इसको लेकर लोगों में आक्रोश जो है वो महिमा लगातार देखने को मिल रहा है। जब वहां पर मैं मौजूद थी, मैंने कई लोगों से वहां पर बात की, सबका यही कहना है कि पुलिस जल्दबाजी क्यों कर रही है। हालांकि देखिए बाद में जब लोगों का आक्रोश बढ़ता हुआ देखा, जब लोग थाने में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसके बाद जो वहां पर पुलिस टीम मौजूद थी, हालांकि देखिए उन लोगों ने मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार भी किया, वहां पर उनके साथ जो मारपीट करने की कोशिश भी की। लेकिन देखिए उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया का प्रेशर बढ़ता देख, लोगों का प्रेशर बढ़ता देख, स्थानीय लोग वहां पर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके थे, उनका प्रेशर बढ़ता देख पुलिस की तरफ से यह बयान सामने आया कि हम इस मामले को संजीदगी से पूरे एकदम कहे तो उसको संजीदगी से हम इसको हैंडल कर रहे हैं और हर एक मुद्दे पर विस्तार से हमारी तरफ से जांच की जाएगी। आप लोग आक्रोशित मत हो। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी का यही कहना था कि हम ऐसे नहीं मानने वाले, हम ऐसे नहीं शांत होने वाले जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि मैं अभी वहीं पर मौजूद हूं जहां से बेटी का जो है वो शव बरामद। जो हम तस्वीरों की बात कर रहे हैं, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं। आनंद का भी मैं रुख करूंगी। आनंद, जो तस्वीरें हैं, जो सीसीटीवी है, या तो किसी के घर के बाहर लगा हुआ सीसीटीवी है, किसी दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी है, या कोई चश्मदीद है जो उस वक्त दुकान में था। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, लगाने चाहिए थे सीसीटीवी जिससे दिल्ली सुरक्षित होती, लगानी चाहिए थी वो पुलिस, वो ट्रैफिक पुलिस, जहां ये बार बार दावा किया जा रहा था कि 31 दिसंबर की रात को अगर कोई बेटी घर से बाहर निकलेगी, कोई भी शख्स घर से बाहर निकलेगा, वो सुरक्षित होगा। वो दावे खोखले हो गए। जिनकी जिम्मेदारी थी वो यहां से फरार नजर आए। और अब सवाल है कि आखिर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। चश्मदीद से भी आपने बात की, उसने और क्या कुछ बयान किया है? जी मैं आपको बताऊं, जब हमारी बात दीपक से हुई, उसने हमें लगातार बताया कि उसने पुलिस को एक के बाद एक कॉल कर रहा था। लगभग 10 कॉलें करी कि मेरे सामने वो गाड़ी है, उसको रोको। लेकिन उसके बाद पीसीआर तक में, जो पीसीआर खड़ी थी उस तक से कंप्लेन की गई। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस के वो जवान, पीसीआर के वो जवान सिर्फ सोते रहे और वहाँ से चले गए। जिसके बाद सवाल उठ रहा था पुलिस पे कि ये किस प्रकार की कार्यशैली है जो दिल्ली की पुलिस जो बोलती है वो करने में वो पूरी तरह से फेल रही है। और आज एक लड़की को इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक सीसीटीवी इस मामले में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि परिजन से लेकर चश्मदीद तक
दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों ने साफ आरोप है दिल्ली पुलिस की जितनी भी इनिशियल इंक्वायरी के बाद इन्होंने रिपोर्ट दी है या लगातार एफआईआर की कॉपी तक राखी बिरलान ने बोला कि एफआईआर की कॉपी तक अभी तक परिजनों को नहीं दी गई, जिसके बाद सवाल उठ रहा है पुलिस की कार्यशैली पे। आप खुद समझ सकते हैं जब लगातार परिजनों से लेकर तमाम लोगों ने इस दौरान वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, उसके बाद दिल्ली पुलिस एफएसएल की टीम को बुलाती है। आप समझ सकते हैं दिल्ली पुलिस इसकी गंभीरता को अभी तक नहीं समझ पा रही थी कि एफएसएल की टीम दोपहर के बाद आती है, जो उस गाड़ी को चेक करती है जिससे परिजन आरोप लगाते हैं कि इस गाड़ी में उनकी लड़की थी। तो आप समझ सकते हैं बिना जांच पड़ताल करे ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लीपापोती करनी शुरुआत से ही शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब एफएसएल की टीम गाड़ी की चेक करने के बाद, अब स्पॉट चेक करने के बाद जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं अब इतना प्रेशर क्रिएट करने के बाद दिल्ली पुलिस धीरे धीरे हिलना शुरू हो गई है। तो उम्मीद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपडेट आपको मैं ये बता दूं, आज 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। उनको 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई है। कहां सो रहे थे? जिस पुलिस की जिम्मेदारी नए साल पर थी वो क्या कर रहे थे? मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। कन्हैया शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, फिलहाल उनका रुख करेंगे। कन्हैया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस सो रही थी क्या? एक तरफ जहां लगातार ये दावे कि नए साल के आगाज के साथ बेटियां सुरक्षित होंगी, वहीं दूसरी तरफ तस्वीर इसके बिल्कुल उल्टी। जानकारी देने के बावजूद भी नहीं पहुंची पुलिस। देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत ही संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि सबसे पहली बात कि दिल्ली पुलिस किसी भी मामले में जो चार्जशीट होती है उसके लिए समय लेती है, इसके बाद कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश करती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो घटना के तुरंत 12 घंटे के अंदर ही ये मीडिया को बताने लगते हैं कि ये एक घटना है, सड़क दुर्घटना है, और जिसके बाद जो आरोपी है उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले की जो जाँच है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत से जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें दिल्ली पुलिस ने जाँच नहीं किया, क्योंकि 13 किलोमीटर अगर बात आ रही है सामने की लड़की को घसीटा गया है, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि जो आरोपी हैं, जो 5 लड़के हैं, ऐसा भी नहीं है कोई उसमें नाबालिग था, कोई इस तरीके से कोई बीमार था या कोई बुजुर्ग था कि उसको पता नहीं चला। तो जो 5 लड़के हैं उनको अच्छी तरीके से ये बात पता थी कि उनकी गाड़ी के नीचे कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से गाड़ी के एक छोटा सा पत्थर भी आ जाता है, तो जो चालक होता है उसको पता चलता है। आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद कई सीसीटीवी कैमरे, जो सीसीटीवी घटना के जो फुटेज हैं वो सामने आए हैं। सीसीटीवी में जो लड़की देखी जा रही है वो भारत 24 के पास वो फुटेज है जिसमें सीसीटीवी में जो लड़की है वो स्कूटी से जाते हुए दिख रही है। तो निश्चित रूप से अगर 13 किलोमीटर में ये घटना हुई है तो जो कपड़े हैं, जूते हैं या कई तरीके के और जो सामान होंगे जो लड़की के साथ होंगे, जब वो लड़की घसीटी जा रही होगी तो वो भी सामान मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस 13 किलोमीटर का जो रोड मैप है उस रोड मैप में क्या क्या सामान इस समय बरामद हुए हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्या उसमें जानकारी हासिल की है, क्या जांच की है। माफी के साथ यहाँ आपको रोकना पड़ा। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से ही, क्योंकि कांझावाला कांड पर ये बड़ी खबर है। हादसे वाली जगह पर इस वक्त एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट है। हादसे वाली जगह की जांच कर रही है ये टीम। घटनास्थल से अहम सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी में पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर जाएगी पुलिस। हालांकि सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि क्या कुंभकर्णी नींद सो रही थी दिल्ली पुलिस, क्योंकि जिस दौरान दीपक के द्वारा भी ये बताया गया था, उसने ये इस बात की जानकारी दी कि मैंने खुद अपने मोबाइल फोन से 3 बार पीसीआर को संपर्क किया और उन्हें इस बात की जानकारी दी, और मैंने ये देखा कि कैसे 3 राउंड वो गाड़ी लगाकर आ रही है। तो क्या जानबूझकर ये इस घटना को अंजाम देने की कोशिश नहीं की गई थी? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरी घटना में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से अगर जो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो काफी इसमें संदेहात्मक है, क्योंकि इसके बाद अगर देखा जाए पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल यहाँ पर कन्हैया उठता जा रहा है। अब ऐसे में कार्रवाई किस रूप से आगे बढ़ती देखने वाली बात होगी। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। लौटेंगे। इस बीच न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां पर पूरा भारत 24 का परिवार इस वक्त मौजूद है और मेरे सहयोगी शाजिया वहां पर हैं। और अभी इस समय भारत 24 की न्यूज रूम में पूरा न्यूज रूम इस समय हमारे साथ है। जेसी सर हम सब के बेहद खास, बेहद अजीज, हम सब के बेहद करीब इस समय न्यूज रूम में मौजूद हैं। सर, आपके शब्द नए वर्ष की शुरुआत पर। नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। नया वर्ष में नई बुलंदियों पे लेके जाए। एक राष्ट्रभक्त और खबरों में सबसे आगे रहने वाले चैनल के रूप में हमारी जो छवि है वो शमशेर के नेतृत्व में और आगे बढ़े, उमर के नेतृत्व में आगे बढ़े। मेरी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की।
and best of luck to everybody. थैंक यू सो मच सर। भारत 24 पर केक कटिंग सेरेमनी आप देख रहे हैं, बेहद खास मौका और जेसी सर की मौजूदगी ने इस मौके को और भी ज्यादा खास बना दिया है। इस केक कटिंग सेरेमनी के साथ नए वर्ष की शुरुआत बहुत ही खास अंदाज में भारत 24 पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम सब के लिए। तो भारत 24 में जश्न की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे थे, नए साल की जश्न की तस्वीरें, केक कटिंग आपने देखी। अगली खबर का रुख करेंगे। नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज पूरी तरह विराम लग गया। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच में 4-1 से मुहर लगा दी है। इससे विपक्ष को जहां झटका लगा, वहीं सत्ता पक्ष ने फैसले का स्वागत किया। सरकार का कहना है कि नोटबंदी को लेकर फैसले से पहले आरबीआई से सलाह ली गई थी। आप इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई और इसके साथ ही बंद हो गई नोटबंदी पर विपक्ष की राजनीति। विपक्ष नोटबंदी को लेकर गाहे बेगाहे सरकार पर हमलावर होता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर पूर्ण विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने नए साल के दूसरे दिन ये फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 4-1 के बहुमत से सुनाए गए फैसले में बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, और रिकमेंडेशन आरबीआई का इस मैटर में उनके हिसाब से 4 जजेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवाई, AS बोपन्ना, V सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्न शामिल थे। इनमें से जस्टिस BV नागरत्न ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। जस्टिस BV नागरत्ना ने लिखा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन के जरिए, कानून के जरिए लिया जाना था। हालांकि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को करारा झटका लगा है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर आए दिन मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहा है। लेकिन अब जब सुप्रीम मुहर लग गई है तो विपक्ष के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सत्ता पक्ष ने भी स्वागत किया है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं थी और सभी याचिकाओं को देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थी और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया को ही उलट दिया गया। केंद्र सरकार ने याचिकाओं के इन सवालों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जाली नोटों, बेहिसाब धन और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से लड़ने के लिए नोटबंदी एक अहम कदम था।
नोटबंदी को अन्य सभी आर्थिक नीतिगत उपायों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले की धार कुंद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।